बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को देखा था और उसमें हमने मार्केट के क्लासिफिकेशन देखी थी और आज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बताने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको उम्मीद है ये याद होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें जो है वो पहला टॉपिक मेजरिंग कॉस्ट, विच कॉस्ट मैटर्स। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको बताएंगे और बताएंगे कि कौन सी जो है विच कॉस्ट मैटर्स। देन कॉस्ट इन शॉर्ट रन, then cost in long run, then long run versus short run cost curves। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम प्रोडक्शन विद 2 आउटपुट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, डायनामिक चेंज इन कॉस्ट, द लर्निंग कर्व, एस्टिमेटिंग एंड प्रिडिक्टिंग कॉस्ट, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इसको आप थोड़ा सा आपको बताते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, सो प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, नाउ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टुगेदर विद प्राइसेस ऑफ फैक्टर इन इनपुट्स डिटरमिन्स द फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो आपको बात समझ आ गई होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमको रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है जी, और फैक्टर्स की अगर हमें प्राइसेस का इल्म हो, ठीक है जी, तो हम फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ गिवन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजर मस्ट चूज हाउ टू प्रोड्यूस। अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शंस मौजूद हैं, तो मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन जो वो कौन से इनपुट के कम्बिनेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करें। ठीक है, ये कुछ बातें आपको महसूस होंगी जैसे हमने आपको पहले बता रखी हैं, तो ये रिवीजन भी होगी और एक और एस्पेक्ट भी आप देखेंगे। प्रोडक्शन आपने अच्छी तरह से पढ़ी है। ठीक है, अब कॉस्ट देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट बेसिकली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस मालूम हो और हम वो कैलकुलेट कर लें कितने हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हैं, टेक्नोलॉजी गिवन हो तो हम इजीली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम कर सकते हैं। सो वेल, द ऑप्टिमम कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल ऑफ द इनपुट कैन बी डिटरमाइंड। ओके, a firm cost depends on the rate of output and will show how these costs are likely to change over time. Okay, now the characteristics of a firm production technology can affect cost in the long run and short run. ठीक है, now measuring cost, which cost matter। आप देखिए, for a firm to minimize cost we must clarify what is meant by cost and how to measure them. It is clear that if a firm has to rent equipments or building, the rent they pay is cost. Okay, अगर एक फर्म जो है वो अपने मशीन लगाने के लिए, मशीनरी इक्विपमेंट लगाने के लिए, ठीक है, एक बिल्डिंग जो है वो किराए पर लेती है, तो उसको जो रेंट है, ठीक है, वो उसकी जो रेंट पे किया है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। व्हाट इफ फर्म ओन्स इट्स ओन इक्विपमेंट और बिल्डिंग, अगर फर्म की वो बिल्डिंग अपनी है, ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? ठीक है ना। अब देखें ना, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो बिल्डिंग, ओके, लैंड के ज़ुमरे में आता है, ठीक है, उसको आप उसका रेंट देते हैं। अगर आप रेंट देते हैं, अगर बिल्डिंग आपने जो ली हुई है और उसका रेंट देते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होगा कि अगर वो बिल्डिंग आपकी अपनी है, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी बिल्डिंग है, तो हाउ आर कॉस्ट कैलकुलेटेड हियर, फिर कॉस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट्स हैं वो जिस तरह से कॉस्ट को जो है कैलकुलेट करते हैं वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और
जो अकाउंटेंट जिस तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। हम जनरली आपको बताएंगे लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो इकोनॉमिस्ट जो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट किस तरह से करते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। अकाउंटेंट हैज टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव view of the firm cost, whereas economists tend to take a forward looking view. Okay, accounting cost क्या होती है? Actual expense plus depreciation charges for capital equipment. और economist cost क्या होती है? Cost to a firm of utilizing economic resources in production including opportunity cost. So वो resources जो एक firm use करती है किसी चीज़ को produce करने के लिए वो भी, और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, इन दोनों इनको ऐड करें तो आपकी क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट कॉस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट द फर्म कैन कंट्रोल एंड दोज इट कैन नॉट। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? Cost associated with opportunity that are foregone when a firm resources are not put to their highest value use, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स भी देंगे, आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ना, मैं अगर अपना बिजनेस करता हूँ, ओके, सो जब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन या ठीक है, या मैं अपना बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ और एज ए जो है वो मैं उसे ओन कर रहा हूँ, तो उसका जो रेंट मुझे मिलना था, ठीक है, जो मुझे मिलना था और मुझे नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मैं उसे अपने इस्तेमाल में ला रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कहीं और काम करता तो मुझे वेज या सैलरी मिलनी थी जो मुझे नहीं मिल रही। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करूँगा तो अपनी सैलरी और अपनी बिल्डिंग का जो रेंट मुझे मिलना था नहीं मिला वो भी ऐड करूँगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ हल्का सा कंसेप्ट आप आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म ओन इट्स ओन बिल्डिंग एंड पेज नो रेंट फॉर ऑफिस स्पेस। डज दिस मीन द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस स्पेस इज जीरो? द बिल्डिंग कुड हैव बीन रेंटेड इंस्टेड। तो क्या बिल्डिंग को हम जो है वो अपने यूज़ में लाने के रेंट पे नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना। तो हमने रेंट फॉरगो किया, छोड़ा, ठीक है, अपने बिजनेस में अपनी बिल्डिंग इस्तेमाल करने के लिए। तो फॉरगोन रेंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। So foregone rent is the opportunity cost of using the building for production and should be included in the economic cost of doing business. So I hope आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इकोनॉमिस्ट जो है इकोनॉमिस्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। So उसमें न सिर्फ वो जो रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं उनके रिवॉर्ड्स, और प्लस आपने क्या करना होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ऐड करना होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो मैंने जैसे आपको बताया, बिल्डिंग आपकी अपनी है, अपने कारोबार में आपने लगा रखी है, ठीक है। अगर आप अपने कारोबार में अपनी बिल्डिंग ना लगाते तो उससे ज़्यादा रेंट आउट करते, जो आपको रेंट मिलना था, ठीक है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइकवाइज आई टोल्ड यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल, इफ आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस, ओके, सो अगर मैं अपना बिजनेस रन ना करता, ठीक है, और मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो मुझे जो सैलरी मिलती वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, वो भी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करनी होती है, ओके। नाउ a person starting their own business must take into account the opportunity cost of their time. They could have worked elsewhere making a competitive salary. Accountants and economists often treat depreciation differently as well. So जिस तरह से मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से, कॉस्ट की रिलेशन के हवाले से इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट्स के अंदर डिफरेंस है, इसी तरह से जो डेप्रिसिएशन है उसको भी अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट मुख्तलिफ तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। Although opportunity costs are hidden and should be taken into account, sunk costs should not. अब sunk cost जो है वो इकोनॉमिस्ट उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। संक कॉस्ट होती क्या है? देखिए ना, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उस बिजनेस शुरू करने से पहले आपने कोई रिसर्च करवाई है मार्केट के अंदर, ठीक है, कुछ बंदे हायर किए, आपने रिसर्च की कि जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर उसकी डिमांड मौजूद है कि नहीं मौजूद, ठीक है। तो वो जो कुछ लोग जिन्होंने आपको क्वेश्चनियर या किसी भी तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि मार्केट में डिमांड आपकी प्रोडक्ट की मौजूद है, ठीक है, तो वो जो पैसे आपने लगाए उस इनिशियल जो आपने जो देखने के लिए कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट, वो से हम क्या बोलेंगे, संक कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये वापस आप जो है रिप्रोड्यूस इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ओके, शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड फर्म्स फ्यूचर इकोनॉमिक डिसीजंस, राइट। सो जो हो गया वो हो गया, ठीक है, फ्यूचर में क्या डिसीजन उसका इन्फ्लुएंस जो संक कॉस्ट का आपके डिसीजंस पर नहीं होता, ओके। नाउ sunk cost firm buys a piece of equipment that cannot be converted to another use. So ऐसा कोई equipment firm ने लिया जो कि
फिर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, संक कॉस्ट होगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑन द इक्विपमेंट इज अ संक कॉस्ट, हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज, सो कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, इस्तेमाल किया, बिजनेस स्टार्ट किया, अब उस इंस्ट्रूमेंट को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। तो अल्टरनेटिव यूज़ ना होने का मतलब क्या है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट अब आप किसी और यूज़ में ला ही नहीं सकते, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट जीरो है। ओके, सो डिसीजन टू बाय द इक्विपमेंट माइट हैव बीन गुड और बैड बट नाउ डज नॉट मैटर। वो आपका डिसीजन अच्छा था वो इक्विपमेंट लेने का न लेने का, या वो मार्केट की रिसर्च के लिए आपने वो डिसीजन अच्छा था या बुरा था, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ना, some cost vary with output while some remains to same to no matter the amount of the output। देखें ना, आप आउटपुट ज़्यादा करें या कम करें, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो वेरी करती है, ठीक है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो वेरी नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन आपने एक कमरा लिया, उसके अंदर कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट्स रखे, ठीक है, आप फ़र्ज़ करें बॉल पॉइंट बनाने के लिए कुछ मशीनें वगैरह रखी, ठीक है ना, और आपने जो है अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब उस जो आपकी वो इमारत है उसके जो बाहर खड़ा चौकीदार, तो अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो चौकीदार तो एक ही रहेगा, ठीक है ना, या ये बिल्डिंग है इसी के अंदर जो है आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते तो रेंट तो वही रहेगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन बंद कर देते रेंट तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सम कॉस्ट वेरी विद आउटपुट, जब आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट कम करेंगे तो कॉस्ट कम। जैसे कि एक मशीन लगाई हुई, एक मजदूर है, उस मशीन के ऊपर दूसरा मजदूर रख दिया तो प्रोडक्शन बढ़ गई ना, तो प्रोडक्शन बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ गई। पहले आप एक मजदूर को बेच दे रहे थे, अब दो को दे रहे हैं, अंडरस्टैंड। सो एक मजदूर और फिर दूसरा मजदूर, फिर तीसरा, कॉस्ट और बढ़ गई, चौथा, फिर कॉस्ट और बढ़ गई। लेकिन जो कैपिटल आपने रखा हुआ, मशीन रखी हुई है, उसका जो अगर आपकी अपनी है तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपकी अपनी नहीं है, बैंक से कर्जा लेके लिए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने उतना ही देना है, या रेंट जो उस इमारत का जिसके अंदर वो मशीन है, आप प्रोडक्शन बढ़ रही है लेबर के ज़्यादा करने से, लेकिन क्या हो रहा है, रेंट वही आप दे रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाने से जो लेबर को आप वेज दे रहे हैं वो तो बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ाई, लेबर की वेज, लेबर्स को ज़्यादा वेज देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम की, लेबर की वेज कम कर दी, ठीक है। आपने देखा ना, प्रोडक्शन वेरी कर रही है, साथ कॉस्ट भी वेरी कर रही है, लेकिन रेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें वेरी नहीं करनी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि कुछ सम पार्ट ऑफ द कॉस्ट या सम कॉस्ट वेरी विद आउटपुट while some remains the same no matter the amount of the output। ओके, सो जो मैंने अभी आपको एक जो एग्जांपल बताई थी उसमें लेबर की वेज जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है, और जो रेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आप कैपिटल आपने लिया वो उस पर वो आपकी जो है सेम। ओके, ना टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। on the basis of this discussion we can divide the total cost on two. One is fixed cost, does not vary with the level of output, right? The second one is variable cost, ये वो कॉस्ट है जो वेरी करती है आपकी आउटपुट बढ़ने या कम होने। अब आप देखें ना, गौर करें, उसी एग्जांपल को ध्यान में रखें, तो रेंट क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल का जो रिटर्न आप दे रहे हैं फिक्स्ड, ठीक है, लेबर की वेजेस, लेबर वेरिएबल। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरीज एज आउटपुट वेरीज। ओके, नाउ लुक एट दिस। सो अब ने मैथमेटिकली आप नीचे बॉटम में देखें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम ये कह सकते हैं ना कि जब हमने कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट के दो हिस्से कर दिए, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट वो जो आउटपुट को वेरी करने से वेरी होती है, फिक्स कॉस्ट वो जो आउटपुट को वेरी करने से वेरी नहीं होती। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम ये कह सकते हैं ना, देखिए आप, total output is a function of variable input and fixed output। Okay, I beg your pardon, total output is a function of variable input and fixed input। Okay, so it mean के total जो output है वो depend करती है दो किस्म के inputs पर, एक जो variable है और जो fixed है, ठीक है। तो variable wages, fixed जो permanent आपने चौकीदार रखा हुआ है, permanent मुलाजमीन है आपके, उनकी wages, सैलरीज, और जैसे कि आपने रेंट है, ठीक है, इसी तरह से अगर आपने टेलीफोन लगाया हुआ है तो उसका लाइन रेंट, राइट। सो ये सारी वो चीज़ें जो फिक्स में आती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पर, वेरिएबल इनपुट्स और फिक्स्ड इनपुट्स। ओके, नाउ
Therefore, the total cost of production equal the fixed cost plus the variable cost. हमने ये एक जो इस डिस्कशन से ये एक इक्वेशन TC इज इक्वल टू FC प्लस VC डेवलप की. ओके, अब अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, नाउ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. विच कॉस्ट और वेरिएबल एंड विच आर फिक्स्ड डिपेंड्स ऑन द टाइम हॉरिजॉन, राइट. ये वक्त जो है उस पर. अगर आपके पास शॉर्ट रन है तो मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे फिक्स्ड हो जाएंगे. ओके, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नई मशीनरी लगा सकें या बिल्डिंग एक्सपेंड कर सकें. ठीक है. और वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल आप देखें कि ये इतना वक्त आपके पास है कि आप ज़्यादा मजदूर जो है ना वो हायर कर सकें, ज़्यादा मजदूर जो है वो रख सकें. ठीक है. तो ये इसका मतलब लेबर जो है आपकी वेरिएबल. तो शॉर्ट रन के अंदर तो ये जो टाइम हॉरिजॉन है ये डिटरमिन करता है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है. लॉन्ग रन है तो बिल्डिंग वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, शॉर्ट रन है तो बिल्डिंग फिक्स कॉस्ट हो जाएगी. ओके, सो इन शॉर्ट रन total cost is equal to variable cost plus fixed cost, or in long run most of the cost is variable cost. Okay, so we can say short time horizon most costs are fixed, long run horizon many costs become variable. And determining how change in production will affect the cost must consider if fixed or variable costs are affected. Okay, fixed cost versus sunk cost. So ये याद रखिएगा, दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये एक चीज़ नहीं है. आपको मैंने पहले डिफाइन किया, फिक्स कास्ट भी बताई और संक कास्ट भी बताई थी. ठीक है. संक कास्ट क्या, जिसको आप अब कन्वर्ट ना कर सकते हो. ठीक है. वेरिएबल कास्ट क्या, कि जो अब आपके पास टाइम हॉरिजॉन की वजह से आप उसको फिक्स कॉस्ट को ज़्यादा या कम नहीं कर पा रहे. ओके, सो लुक एट दिस हाउ वी फिक्स कॉस्ट एंड संक कॉस्ट आर ऑफन कंफ्यूज्ड. यूजुअली पीपल कंफ्यूज इट, बट होप आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे. फिक्स कॉस्ट और संक कॉस्ट दो मुख्तलिफ चीज़ें. ठीक है. फिक्स कॉस्ट पेड बाय अ फर्म दैट इज in business regardless of level of output. Okay, so level of output ज़्यादा है या कम है, उससे हट कर आपने जो पैसे लगा दिए वो फिक्स कॉस्ट है. ओके, जैसे मशीनरी बताई, आपको बिल्डिंग बताई. ठीक है. और संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट दैट कैन बी incurred and cannot be recovered. ये हो गई और अब रिकवर नहीं हो सकती. ठीक है. जब फिक्स कॉस्ट देखें ना, ये टाइम हॉरिजॉन की वजह से फिक्स बनी है ना, लॉन्ग रन के अंदर तो आप इसको बेच भी सकते हैं. ठीक है. उसको बेच के कोई और चीज़ भी ले सकते हैं. ठीक है. तो ये रिकवर हो सकती है. ठीक है. तो संक और फिक्स के अंदर फ़र्क है, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है. ठीक है. कभी भी कंफ्यूज नहीं करना फिक्स कास्ट को और संक कास्ट को. ठीक है. तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट. व्हाई देयर इज नॉट संक कास्ट? बिकॉज वो इकोनॉमिस्ट डोंट कंसिडर इट, राइट. उसका वो अच्छी हुई या बुरी हुई, उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, नो फ्यूचर डिसीजन उस पर नहीं, उस पर बेस करेंगे. ठीक है. फ्यूचर डिसीजन फिक्स्ड और वेरिएबल पर करेंगे. और भी एक दो कंसेप्ट है, हम आपको लेटर ऑन बताएंगे, आप क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है. नाउ अब पर्सनल कंप्यूटर्स की आप एग्जांपल लें. ठीक है. अगर पर्सनल कंप्यूटर्स पीसीज बना रहे हैं आप, ठीक है, तो मोस्ट कॉस्ट इज वेरिएबल. ठीक है. और क्यों? क्योंकि इसको असेंबल करने के लिए आपको लार्ज कंपोनेंट जो है वो लेबर आपको जो है वो दरकार है. ओके. सॉफ्टवेयर आप देखें कि सॉफ्टवेयर जब भी आप डेवलप करते हैं तो उसके लिए इब्तदाई तौर पे जो आप तहकीक करते हैं उस पर ज़्यादा पैसे उठते हैं. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द कास्ट इज संक कास्ट. अब अगर आपने तहकीक की और वो तहकीक कामयाब हुई या नाकाम हुई, उससे कोई गरज नहीं हमें. ठीक है. लेकिन वो उसको दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो इसलिए वो जो है वो मोस्ट ऑफ द कास्ट जो है वो, अगर हम पर्सनल कंप्यूटर्स की मिसाल लें में जो है वो देखें कि मोस्ट ऑफ कास्ट इज वेरिएबल, राइट. और अगर सॉफ्टवेयर की मिसाल लें तो मोस्ट ऑफ कास्ट आर संक कास्ट. ठीक है. क्योंकि इनिशियल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर जो है वो आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है. देन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट. सो मार्जिनल का वर्ड मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि मार्जिनल का कंसेप्ट जहाँ पे आ जाए उसका मतलब आप फौरी तौर पे आपके जहन में आए नेट चेंज, राइट. सो कॉस्ट के हवाले से जो है ना, अगर एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो उससे टोटल कॉस्ट में कितनी चेंज आई. ठीक है. तो उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. एनीवे, इन कंप्लीटिंग अ डिस्कशन ऑफ कॉस्ट मस्ट आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ओके. एवरेज कॉस्ट मीन इफ यू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, राइट, और आपकी कॉस्ट को चाहिए. ठीक है. तो वो जो कॉस्ट आएगी उसको यूनिट से डिवाइड कर देना टोटल कॉस्ट को,
अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और अगर आप टोटल कॉस्ट में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कर लें तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट. ओके, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट is complete, one can consider the analysis between short run and long run cost. So I hope कि आपको cost के कुछ concepts clear हो गए होंगे. ठीक है, अब मैंने आपको बताया total cost is equal to variable cost plus fixed cost. variable cost वो cost होती है जो output पर depend कर रही होती है. ठीक है, ज़्यादा output ज़्यादा variable cost, कम output कम variable cost. fixed cost वो cost होती है जिसका depend जो किसी चीज़ पर depend नहीं, आपके output पर depend नहीं कर रही होती है. ओके, so ये concept. उसके बाद average cost में देखेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी को हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और अगर हम चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी कर लें तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए. तो फिर अब हम जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो है ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कॉस्ट के कंसेप्ट को. ठीक है, सो मेजरिंग कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्ट. सो वेरी केयरफुली try to understand this. If total cost is equal to fixed cost plus variable cost, okay, और हम क्या चाह रहे हैं, हम आउटपुट में चेंज लाना चाह रहे हैं. तो देखें टोटल कास्ट में इजाफा होगा, भला किस वजह से, फिक्स कास्ट की वजह से या वेरिएबल कास्ट की वजह से. प्रोडक्शन बनाने से फिक्स कास्ट तो चेंज होता ही नहीं है, सिर्फ क्या चेंज होगा, वेरिएबल कास्ट. तो जो टोटल कास्ट में चेंज आई है वो उतनी होगी जितना वेरिएबल कास्ट में चेंज आई है. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कास्ट जो है वो चेंज इन टोटल कास्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी हो या चेंज इन वेरिएबल कास्ट और चेंज इन क्वांटिटी हो, बिल्कुल इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि चेंज आती ही वेरिएबल कास्ट में है. ठीक है, और मार्जिनल चेंज रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है. ओके, सो फिक्स में चूंकि चेंज आती ही नहीं है लिहाजा रेट ऑफ चेंज का तो तसव्वुर ही कोई नहीं है. ठीक है, तो आपने देखा है कि मार्जिनल कास्ट इज डेल्टा वी सी, यानी कि वेरिएबल कास्ट ओवर डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू मीन चेंज इन क्वांटिटी, तो डेल्टा is for change. Okay, so delta TC और delta Q, so देखें delta VC और delta Q और delta TC और delta Q ये equal है. ठीक है, तो इधर हम marginal cost को delta VC और delta Q भी कह सकते हैं और delta TC और delta Q भी कह सकते हैं. ओके, नाउ ये अच्छी तरह से याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी. ओके, नाउ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट. ओके, सो आल्सो इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. राइट, सो एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ओवर क्यू, और टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. सो एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी or average fixed cost plus average variable cost. So average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost. Why? Because total cost is equal to variable cost plus fixed cost. Okay, so this is how हम जो average cost जो है वो calculate कर सकते हैं. So average cost total cost over Q which is equal to total fixed cost over Q plus total variable cost over Q. It means average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost. Now all the types of cost relevant to the production have now been discussed. Can now discuss how they differ in the long and short run. Costs that are fixed in the short run may not be fixed in the long run. Typically in the long run typically in the long run most if not all cost are variable. So try to understand the points. बिल्कुल जो हमने पीछे डिस्कशन की है उसकी बेस पर ये सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, कॉस्ट रेलेवेंट है प्रोडक्शन के साथ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन. अच्छा, फिर ये है कि लॉन्ग और शॉर्ट रन स्पैन ऑफ टाइम डिटरमिन करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कास्ट को. ठीक है, मीन एक चीज़ जो फिक्स्ड है शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन में वो वेरिएबल हो सकती है. ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन मे नॉट बी फिक्स्ड इन लॉन्ग रन. इट मीन कि शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड है वो लॉन्ग रन में ज़रूरी नहीं कि फिक्स हो. ठीक है, मे बी वो वेरिएबल हो जाए. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी मशीनरी की, टू प्रोड्यूस अ बॉल पॉइंट यू नीड सम मशीन, इजंट इट. सो उस मशीन जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं या वो बिल्डिंग जिसमें वो मशीन रखी हुई है, ठीक है, लॉन्ग रन में वो वेरिएबल है कि आप दूसरी बिल्डिंग ले सकते हैं, अंदर मशीनों की तादाद बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सो टिपिकली लॉन्ग रन में आप कहें कि हर तरह की मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर वेरिएबल. ओके, टिपिकली आप लॉन्ग रन के अंदर तकरीबन सब तरह की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल होती है. ओके, नाउ लुक एट दिस टेबल.
सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने ये टेबल डेवलप कैसे किया। वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया आपके जहन में है, 1 टोटल कास्ट विच इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। फिक्स कास्ट वो डिपेंड नहीं करती आउटपुट के ऊपर, ओके। वेरिएबल कास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, ज़्यादा आउटपुट होगी ज़्यादा वेरिएबल कास्ट। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड कर दें। एवरेज फिक्स कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर दें, और एवरेज कॉस्ट इधर एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स को ऐड कर लें, या आप क्या करें कि एवरेज कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर लें। तो कॉलम 1 देखें, इसमें हमने रेट ऑफ आउटपुट बताया। कॉलम 2 में फिक्स कॉस्ट, आप गौर कीजिए कि अगर 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तब भी कॉस्ट 50 है, 1 तब भी 50 है, और ये इंक्रीज करते 11 तक पहुंच जाए तब भी कॉस्ट 50 है। इट मीन कि देखिए ना, गौर कीजिए, फिक्स कॉस्ट लफ्ज़ से ही आपको मालूम हो रहा है कि ये आउटपुट बढ़ने से बढ़ नहीं रही, ठीक है ना, आउटपुट कम होने से कम हो रही है, ओके। सो थर्ड कॉलम आपका वेरिएबल कॉस्ट का है। ये आप देखें, अगर आप इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट, यू मीन इन अदर वर्ड यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग, इट मीन दैट इज 0, ओके। अगर आप प्रोडक्शन नहीं दे रहे तो ज़रा आप मजदूर नहीं रखा हुआ, लिहाजा वेज नहीं दे रहे, ओके। देन इफ द प्रोड्यूस 1 यूनिट, राइट, तो फिर क्या होगा 1 यूनिट प्राइस, तो उसमें क्या है कि 50 और 2 है तो 78। तो देखिए आपने जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। अब फोर्थ कॉलम जो है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट का, और अभी इजीली यू कैन कैलकुलेट। देखें कॉलम 1 और कॉलम 2 इनको ऐड करते जाएं, आपके पास कॉलम 3 आ जाएगा, ठीक है। 0 यूनिट प्रोडक्शन है अगर आपकी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 50। 2 यूनिट्स है तो फिक्स कॉस्ट तो 50 ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी 50 होगी, तो आपकी टोटल कॉस्ट दैट इज अगेन 100, ओके, 50 प्लस 50। थर्ड यूनिट फिक्स कॉस्ट 50 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 78 होगी, तो 78 प्लस 50 दैट इज 128, 128। सो दिस इज हाउ वी कैन हम ये चौथा जो कॉलम है आपका वो डेवलप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ कॉलम, अब हमने चेंज देखनी। अब आप देखें, चाहे वेरिएबल यानी कि कॉलम 3 की चेंज देख लें, चाहे कॉलम 4 की चेंज देख लें, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि जी आपका just I'll use the pen highlighter so that you can understand this bit very clearly, okay. Look at this now, is this column, right? So what you do is ये कैसे आपका टोटल कास्ट आया, ये नहीं कि आपने कॉलम 2 फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, ओके। सो याद है ना आपको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो इट मीन कॉलम 2 और 3 को ऐड करते जाएं, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस पर मार्जिनल कॉस्ट आ जाए। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय change in Q, mean output, or you can say change in variable cost divided by Q, okay. So you can see now, look at this, first unit 0 unit 0 marginal cost, जब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो देखें वेरिएबल कास्ट में 50 माइनस 0 और 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, ओके। सो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस किया तो देखें 78 माइनस 50, सो 2 यूनिट्स की वेरिएबल कास्ट जो है वो 78 है दिस वन, और 1 यूनिट की 50 थी, तो नेट चेंज दूसरे आउटपुट यूनिट के क्या आ गई आपकी 78 माइनस 50 दैट इज 28। और यू कैन सी हियर, राइट। सो फर्स्ट यूनिट की टोटल कास्ट थी 100, 2 यूनिट्स की 128 टोटल कास्ट आ गई, तो इनका डिफरेंस जो है वो आपका मार्जिनल कास्ट आएगा। सो 128 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ओके, सो दैट वुड बी अगेन 28। सो इधर इन दोनों का डिफरेंस देखते जाएं, इधर इस कॉलम में डिफरेंस देखते जाएं या इस कॉलम में देखते जाएं, तो ये आपका जो है माइनर है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि माइनर कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी, या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन क्वांटिटी, यू कैन गेट द माइनर कॉस्ट। नाउ कमिंग टू द कॉलम 5, ओके,
or 6, what you can say, right? So this column, I'm talking about this column, okay? Average fixed cost. So that is very easy to calculate average fixed cost. What is that? Here fixed cost divided by this one. So 50 divided by, that is nil. Then 50 divided by 1, that is, you can see here, 50. Okay, then 50 divided by 2, that is 25 here. ओके, सो लाइकवाइज आप जो है वो फिक्स कॉस्ट को 50 डिवाइडेड बाय 3, 50 डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है, दिस कॉलम एवरेज फिक्स कॉस्ट का कॉलम. नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन वेरिएबल कॉस्ट दिस वन डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट? सो आप देखिए 0 over 0 नथिंग, देन 50 over then where is variable cost? Here it is 50 over 1, that is 50, then 78 over 2, 39, and so on. You can develop this. This is, you know, average variable cost. Then average total cost. अब इसके दो तरीके मैंने आपको बताए. या तो आप टोटल कॉस्ट को इस वाले टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से, इससे आउटपुट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तब भी आपके पास लास्ट कॉलम आ जाएगा. और आप जो कॉलम ये वाला और ये वाला ऐड भी करते जाएं, इन दोनों को 5 और 6 को प्लस करते जाएं, ठीक है, तब भी आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर क्यू और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप दिस टेबल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन. This next slide, determinants of the short run cost. The rate at which these costs increases depends on the nature of the production process, right? The extent to which production involves diminishing return to variable factor, diminishing return to labor when marginal product of labor is decreasing. So देखें, हमने आपको तीन जो है वो production process के अंदर तीन stages बताए थे. Increasing rate of return, constant rate of return and decreasing rate of return. Increasing rate of return क्या है कि आप लेबर की तादाद ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. ओके, प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन एट इंक्रीजिंग रेट. फिर एट कांस्टेंट रेट आपने जितना जितना इनपुट या लेबर हायर किया उतनी ही आपकी आउटपुट बढ़ी, एक ही प्रोपोर्शन से, ठीक है. तो फर्स्ट केस, जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा है. दूसरा केस, जिस प्रोपोर्शन से आप इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट उसी प्रोपोर्शन से आ रहे हैं. तीसरा केस क्या हो सकता है, यानी कि आपका जिस रेशियो से, जिस प्रोपोर्शन से आप इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट उस रेशियो से नहीं बढ़ रही, ठीक है. तो ये तीन स्टेजेस ही कॉस्ट को भी डिटरमिन करती हैं, ठीक है. तो द रेट एट विच दीज कॉस्ट इज इंक्रीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो डिमिनिशिंग रिटर्न टू लेबर व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज डिक्रीजिंग. एमपी डिक्रीज कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है, ठीक है. If marginal product of labor decreases significantly as more labor is hired, cost of production increases rapidly. Okay, so marginal product of labor decrease कर रही है तो cost of production increase कर रही है, ठीक है. If marginal product of labor decreases only slightly as decrease in labor, तो फिर cost will not rise very fast when output is increased, right? So third क्या जो है वो आप देखें ज़रा इसे गौर से देखें. Assume the wage rate is fixed relative to the number of the worker hired. Okay, हम ये assume कर लें कि wage rate क्या है, fix है. Variable cost is per unit cost of extra labor time to amount of the extra labor, right? So wage into labor आपकी क्या हो जाएगी, variable cost. देखिए ना, जब हमने आपको वेरिएबल कास्ट समझाया तो वेरिएबल कास्ट हमने टाइम स्पैन ही डिटरमिन करता है ना, तो ये फिर शॉर्ट रन हुआ तभी वेरिएबल कॉस्ट है. जब ये शॉर्ट रन है तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन लेबर इनटू वेज, ठीक है, ये आपका क्या होगा, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट. जितने मजदूर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज किए मल्टीप्लाई बाय देयर वेज, विच इज़ हमने एज्यूम किया कि वैसे भी शॉर्ट रन में फिक्स होती है, हमने एज्यूम भी कर लिया कि ये फिक्स है. तो हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. हमने शुरू में आपको समझा दिया. और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट आपको मैंने पहले बताया था कि ये चेंज इन लेबर इनटू वेज है, ठीक है जी. वेज हमने एज्यूम कर लिया फिक्स है, ठीक है. सो फिर जहाँ पर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है उस जगह पर हम W इंटू डेल्टा L भी लिख सकते हैं. ये देखिए आप, ठीक है.
आपको नज़र आ रहा है? लुक एट दिस, मीन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट is W into delta L, change in labor into wage. Okay, now go to the next slide. Okay, look at this. Determinants of short run cost and example से आप देखें कि remembering that marginal productivity of labor is change in Q over change in L. मीन ये प्रीवियस लेक्चर से आपको यकीन नहीं, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि मजदूर को बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, तो चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, राइट। सो इसको ज़रा अरेंज कर लें। अरेंज क्या किया, देखिए डेल्टा एल फॉर 1 यूनिट ऑफ डेल्टा क्यू, मीन इसको हमने यानी कि चेंज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ओके, सो आप देखें कि एम पी एल क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एल, और चेंज इन लेबर फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है चेंज इन डेल्टा एल ओवर डेल्टा क्यू। इट मीन कि एम पी एल को अगर देखा जाए तो वो चेंज इन क्यू और चेंज ओवर एल है लेबर, राइट। सो इट मीन कि 1 ओवर एम पी एल यानी कि इन्वर्स ले लिया, उलट हो गया, ठीक है। आप ये इक्वेशन देखें, ये वाली इसको गौर से देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला उसका इन्वर्स है ना, ठीक है। तो इट मीन 1 ओवर डेल्टा एम पी एल कर लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए व्हाट हमने क्या इससे, तो माइनल कास्ट किसके बराबर होगी, एम सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम पी एल, ठीक है। तो आपने देखा पिछली 2 स्लाइड्स में हमने आपको ये प्रूव किया, ठीक है, आपको बताया कि माइनल कास्ट क्या होती है, फिर हमने आपको बताया माइनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है। तो माइनल कॉस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द प्रीवियस 2 स्लाइड्स विल गेट माइनल कॉस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम पी एल। ओके, सो लुक एट, we'll go to the previous slide first. Okay, look at this slide. Marginal cost is W wage rate delta L over delta Q. Okay, now next marginal productivity of labor delta Q over delta L. It mean कि ये MPL के inverse है delta L over delta Q. Okay, now look at this. उसमें सब्स्टिट्यूट किया दोनों वैल्यू को, तो माइनल कास्ट वेज ओवर एमपीएल आ गया। अब वेज मैंने आपको बताया था क्या था, कांस्टेंट है शॉर्ट रन के अंदर। इट मीन कि माइनल कास्ट और माइनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कौन सा रिलेशनशिप हुआ, उलट, ठीक है ना, इनवर्स। माइनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, माइनल कास्ट कम हो रही है। माइनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की कांस्टेंट है, तो माइनल कास्ट कांस्टेंट है, ठीक है। ये माइनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मिनिमम है, तो माइनल कास्ट माइनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैक्सिमम है, माइनल कास्ट मिनिमम है, उलट रिलेशन है ना, ठीक है। और अगर माइनल प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरना शुरू हो गई तो माइनल कास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर होगी। इससे पता चला कि माइनल जो है लो माइनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर लीड्स टू हाई माइनल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि ये उलट रिलेशन आ गया, ठीक है। सो वेल, तो अगर आपको ये अच्छी तरह से बात समझ आ गई है तो मैं आगे जाऊँगा। अब जैसे गौर कीजिए ना, आप कोई सी भी एग्जांपल ले लें, ऐसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप देखें कि x, लेट्स से x इज इक्वल टू 10 ओवर 20। ओके, नाउ अगर ये 10 फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप जरा इसे देखिए कि x इस वक्त किसके बराबर है, हाफ के। ओके, अब ये वाला जो 20 है ये तो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। अब ये वाला अगर इंक्रीज करे, ठीक है, 20 अगर इंक्रीज करे, अगर ये 40 हो जाए तो 0.25 हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज करे 10 तो x क्या करेगा, इंक्रीज। इट मीन कि ये वाला और ये आपस में इन्वर्स है। इसी तरह से अगर ये वाला माइनल कॉस्ट आपस में, माइनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और माइनल कॉस्ट आपस में क्या है, इन्वर्स। माइनल प्रोडक्टिविटी जब लेबर की ज़्यादा हो रही होगी, माइनल कॉस्ट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। माइनल प्रोडक्टिविटी अगर मैक्सिमम हो गई है तो माइनल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। और माइनल प्रोडक्टिविटी अगर डिक्रीज होना शुरू हो गई है तो माइनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ लुक एट डिटरमिनेंट्स ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट। तो आपने पीछे वो टेबल आपके ज़हन में है, तो आप देखेंगे माइनल कॉस्ट डिक्रीजेज इनिशियली विद इंक्रीजिंग रिटर्न। ओके, 0 से 4 यूनिट तक आप देखें पिछला टेबल अगर आपके ज़हन में है, तो माइनल कॉस्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रिटर्न 5 to 11 यूनिट। ओके, सो लुक एट दिस फिक्स कॉस्ट। अब देखें यूनिट 1 से 11 तक, 12 तक, 13 तक आप चूंकि ये कॉस्ट
फिक्स है इसलिए स्ट्रेट लाइन, राइट। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, नाउ दिस इज वेरिएबल। वो वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप टेबल को ड्रॉ कर लें तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इस शेप का बनेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज with production and the rate varies with increasing and decreasing return, right? So ये देखें आप, इसका जो है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं ये इंक्रीज होता जा रहा है, आपकी कॉस्ट जो है पर ईयर इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो रेट है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। नाउ टोटल कॉस्ट लाइक दिस, राइट। टोटल कॉस्ट इज द वर्टिकल सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम है, ठीक है। अगर उस टेबल को ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से जो है वो सारे कर्व्स जो हैं, तो जो प्रीवियस टेबल तक अगर हम उसे ड्रॉ करें तो हमारे पास ये कर्व्स आएंगे, ठीक है। आप इनको गौर से देखिए, ठीक है। नाउ सॉरी, look at this, okay। So average fixed cost, that is pink, and average variable cost, that is green, marginal cost is red one, and the blue one is average total cost। So x axis पे output है और y axis पे cost है। तो आपने देखा कि इस तरह से ये ड्रॉ करें तो ये ड्रॉ होने के बाद कास्ट को आपको इस तरह से बिहेव करती नजर आएंगी। अब इनमें से कुछ चीज़ें आपने गौर से देखनी है। So इस स्लाइड को गौर से देखें। When marginal cost is below average variable cost, average variable cost is falling। So point 1, look at marginal cost is below average variable cost। तो average variable cost क्या कर रही है, फॉल कर रही है। चेक कर लें आप, देखिए गौर करें आप, राइट। सो लुक एट दिस। नाउ आई विल जस्ट शो यू। नाउ लुक एट दिस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को आप देखें, ठीक है। जब आपकी रेड आप देखें, रेड मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रीन है। तो आप देखें दिस वन इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड रेड वन इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो आप देखें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अबव एंड मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो। तो जब मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से नीचे होगी तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज देख लें, कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। जब ये दोनों एक जगह पे ये बराबर हो गए, ठीक है, तो जिस जगह पे ये बराबर हुए तो देखें वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। ओके, अब जब मार्जिनल कॉस्ट जो है MC ऊपर चला गया और एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो हम कह सकते हैं, आप देखें कि व्हेन मार्जिनल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हियर, हम कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। ओके, फिर जब ये इक्वल हो जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर एवरेज, आप देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे, मिनिमम है। और जब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखें लाइन 1, व्हेन MC इज बिलो AVC, AVC इज फॉलिंग, when MC is above AVC, AVC is rising, when MC is below ATC, ATC is falling, when MC is above ATC, ATC is rising. So let's see this relation, total cost. Now remember, marginal cost is red one or average total cost is blue one. Look up till here, you can see up till here, up till here, marginal cost is less than average total cost. Okay, or I can say average total cost is greater than marginal cost. तो फिर हो क्या रहा है, ठीक है, average total cost is decreasing. Okay, this is the first relation. फिर जब ये दोनों बराबर हो गए इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो आप जरा गौर से देखें कि when average total cost एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हैं, फिर क्या हो रहा है, देखिए आप और से, ठीक है, एवरेज
टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। आप देख लें, गौर से देखें, यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम। और फिर तीसरा रिलेशनशिप अब क्या हुआ, आप देखें कि जब आपका मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो फिर क्या होना शुरू हो गया। लुक एट दिस, एवरेज टोटल कॉस्ट ने इज इंक्रीजिंग। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपने गौर किया। तो इनको देखिएगा कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। जब ये दोनों मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो आप देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। लाइकवाइज सेम, जब एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। जब ये दोनों बराबर होने हैं तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। और जब ये मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट तो फिर क्या हुआ, फिर आप जरा गौर से देखें तो फिर आप देख रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गए। सो दीज आर द रिलेशनशिप विच आई एक्सप्लेन हियर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ cost curves for a firm. Okay, now look at this, here we go. So ये cost curves हमने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाए थे, ठीक है। So the line drawn from the origin to the variable cost curves, its slopes equal to average variable cost. So आप गौर करें कि average variable cost जो उसकी स्लोप है वो एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। द स्लोप ऑफ वीसी और टीसी इक्वल टू एमसी, इन दोनों की स्लोप्स जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होंगी, ठीक है। देयरफॉर एमसी इज इक्वल टू एवीसी एट 7th यूनिट ऑफ पॉइंट। 7th यूनिट ऑफ पॉइंट में आप देखें किस तरह से दोनों की स्लोप कैसे निकालते हैं। आपको पता ना, कर्व हो तो उसको पॉइंट लेकर उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाता हुआ एक कर्व गुजारे, लाइन गुजारें। अगर वो लाइन पैरेलल आ रही है तो दोनों लाइंस की स्लोप उस जगह पे बराबर है। देखें आप, लुक एट दिस एट ए पॉइंट, राइट। सो दोनों ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन को जो टेंजेंट बनाता हुआ लाइन गुजर रही है, ठीक है जी, वो दोनों पैरेलल है। इट मीन कि इन पॉइंट्स पर स्लोप दोनों की बराबर है। इट मीन कि 7th पॉइंट के ऊपर आप देखें कि एम सी जो है वो वी सी ए वी सी के मार्जिनल कॉस्ट ए वी सी के बराबर होगी, ठीक है, एट पॉइंट ए। नाउ कॉस्ट इन लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन चेंज ऑल ऑफ इट्स इनपुट, ठीक है। वो कैपिटल हो तब भी चेंज कर सकती है, वो लैंड हो तब भी चेंज कर सकती है, मेन बिल्डिंग हो तब भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इट मीन को लॉन्ग रन के अंदर जो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कॉस्ट जो है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। सो इन मेकिंग कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइस must look at the cost of using capital and labor in production decision. Okay, so वहाँ पे सिर्फ लेबर हम देखते थे, वेरिएबल कॉस्ट वो थी। अब चूँकि लॉन्ग रन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो देखें, कैपिटल इज ईदर रेंटेड, लीज्ड और परचेज्ड। यही हो सकता है ना, या रेंट पे लिया हुआ है, या लीज पे लिया हुआ है, या परचेज किया हुआ है। Okay, we will consider capital rented as if it were purchased. Okay, assume Delta is considering purchasing an aeroplane for 150 million. Okay, और वो प्लेन 30 साल तक जो है वो काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा गौर से देखिएगा कि वो प्लेन ने कब तक जो उसकी एक्सपायर कब तक होना है, 30 ईयर के अंदर। तो 150 मिलियन को अगर हम 30 से डिवाइड कर दें तो 5 मिलियन पर ईयर जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है प्लेन, ठीक है। वो क्या, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, क्योंकि 5 मिलियन के हिसाब से कम होता 30 ईयर के बाद जो 150 मिलियन का प्लेन था वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो डेप्रिशिएट किस रेट पे कर रहा है, 5 मिलियन पर ईयर। सो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कुछ हल्का सा समझ आया। तो डेल्टा एयरलाइन है, ठीक है, उसने डेल्टा नीड्स टू कंपेयर इट्स रेवेन्यूज एंड कॉस्ट on an annual basis. If the firm had not purchased the plane, it would have earned interest on the 150 million. अगर वो सोचा ना, अगर वो फर्म प्लेन ना लेती तो 150 मिलियन के ऊपर उसको क्या मिलना था, अगर वो बैंक में जमा करा देते, इन्वेस्ट कर देते, तो उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलना था, ठीक है। फॉरगॉन इंटरेस्ट
जो है, जो वो छोड़ दिया इंटरेस्ट, वो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हमने उसको कंसिडर करना है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमने उसे कंसिडर करना है। अकाउंटेंट नहीं करते लेकिन इकोनॉमिस्ट करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। द यूजर कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल, द यूजर कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल मस्ट बी कंसिडर द एनुअल कॉस्ट ऑफ ओइंग एंड यूजिंग द एयरप्लेन इंस्टेड ऑफ सेलिंग और नेवर बाइंग इट, सम ऑफ द इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन एंड द इंटरेस्ट that could have been earned had the money been invested elsewhere। ठीक है, तो अब देखें, कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, यूजर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, इससे यूजर कॉस्ट निकल आती है। आप किस चीज़ को यूज़ करने की क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्या वो सालाना कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, प्लस कर लेंगे आप इंटरेस्ट रेट और वैल्यू ऑफ द कैपिटल। यानी कि अगर वो आप जहाज़ ना खरीदते, ठीक है, या वो कैपिटल ना खरीदते और वो कहीं और बैंक में जमा करा देते, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलना था ना। तो यूज़र कॉस्ट क्या हुई, एक तो वो जो डेप्रिशिएट हो रहा है उस पर प्लस कर दें आप किसको, जो आपका जो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, राइट। सो इंटरेस्ट रेट लेट से 10% है और वैल्यू ऑफ द कैपिटल जो है 150 मिलियन है, तो 10% ऑफ द 150 मिलियन इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट इनटू वैल्यू ऑफ कैपिटल। सो ये आपको मिलना था, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो आप लूज कर रहे हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड, सो दिस इज द यूजर कॉस्ट। नीचे एक छोटी सी एग्जांपल भी मैंने डिजिट्स में दी हुई है जिसमें 10% मैंने अज्यूम किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो 5 मिलियन पर एनम हमने आगे पहले कैलकुलेट किया था, उसकी डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, और प्लस 0.1 इंटू 150 मिलियन, तो इससे 20 मिलियन के लगभग जो है ना, इस तरह से दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, नाउ यूजर कॉस्ट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज रेट पर डॉलर ऑफ कैपिटल आर, और आर जो है डेप्रिसिएशन रेट प्लस इंटरेस्ट रेट का। अब याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताइए, अगरचे कि हम ये सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकली लेटर ऑन, जैसे हमने फर्म के सारे जो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम इन सारों को मैथमेटिकली जो है वो देखेंगे, उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने, कॉस्ट मिनिमाइज़ करने, रेवेन्यूज़ मैक्सिमाइज़ करने, ठीक है, उनकी डेप्रिसिएशन निकालने, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली आपको सिखाएंगे लेटर ऑन, राइट। सो राइट, स्ट्रेट अवे आई एम जस्ट यूजिंग सिंपल एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, राइट। सो even if you don't understand perfectly right now, I mean numerical examples, don't worry about that, हम इसमें से जो है ना तफसीलन हम इसको देखेंगे, ठीक है। सो यूज़र कॉस्ट को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेट पर डॉलर ऑफ अ कैपिटल, और आर जो है जो से डेप्रिसिएशन रेट प्लस इंटरेस्ट रेट, जो पिछली हमारी एग्जांपल थी वो 3.3%, इंटरेस्ट रेट was 10%, सो आर इज इक्वल टू 3.3 प्लस 10%, दैट इज 13.33%। ओके, नाउ कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट चॉइस, how do we put all these together to select input to produce a given output at minimum cost? So ये सारा कंसेप्ट जो मैंने प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, आपको जो कॉस्ट का बताया है, ठीक है जी, हम किस तरह से जो है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो मिनिमम कॉस्ट पर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके जहन में है कि दो इनपुट्स हैं, लेबर और कैपिटल, ठीक है, और लेबर का रिटर्न क्या है आपको पता है यकीनन, वेज, और द प्राइस ऑफ कैपिटल आर का मैंने बताया था डेप्रिसिएशन रेट प्लस इंटरेस्ट रेट, राइट, और द रेंटल रेट इफ नॉट परचेज्ड, ठीक है, दीज आर इक्वल टू द कम्पीटिव कैपिटल मार्केट। ओके, सो कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, तो आइसो कॉस्ट लाइन मैंने आपको बताई थी ना, याद है, ठीक है। आइसो कॉस्ट आपकी पावर ऑफ परचेज, फर्म की पावर ऑफ परचेज को जाहिर करती है, ठीक है। सो जो लेबर और कैपिटल आप लेते हैं, ठीक है, उसकी जो कम्बिनेशन आप परचेज कर सकते हैं वो आइसो कॉस्ट होती है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ फर्म लेबर कॉस्ट एंड द कैपिटल कॉस्ट। सो जो लेबर कॉस्ट है और कैपिटल, जितने मजदूर थे ज़रब उनकी वेज जमा जितना कैपिटल था ज़रब उनका रेट ऑफ रिटर्न आर। सो सी इज इक्वल टू सी कॉस्ट होगी, सी इज इक्वल टू W इंटू एल प्लस आर इंटू के, और याद है आपको ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन कंज्यूमर की होती है, वो x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस y इंटू प्राइस ऑफ y, राइट। ये फर्म है, ये इसकी कॉस्ट होगी, सो कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर इंटू प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल इंटू प्राइस ऑफ कैपिटल, एंड यू नो लेबर की प्राइस वेज होती है और कैपिटल की प्राइस रेट ऑफ रिटर्न होता है। सो C इज इक्वल टू W stands for wage, L stands for number of labor. So C into L plus R, rate of return on capital, and K is unit of capital. So cost is equal to wages given to the labor and plus rate of return of the capital. So C is equal to W L plus
R K, where L and K is labor and capitals, W and R is wages and rate of return, and C is cost of production. Now, for each different level of cost, the equation shows another ISO cost line. Look at this. Rewriting C as equation for a straight line, so हमने इस रेखे के लिए सॉल्व किया तो डेल्टा K और डेल्टा L इज इक्वल टू वेज ओवर रेट ऑफ रिटर्न, उसकी जो है आपकी स्लोप, आइसो कॉस्ट की स्लोप आ गई. ओके, सो K इज इक्वल टू C ओवर R माइनस W ओवर R इंटू L. व्हाट वी डिड इज दैट सिंपली वी सॉल्व द प्रीवियस इक्वेशन फॉर K, ओके, फॉर कैपिटल. ओके, और फिर हमने उसकी स्लोप, याद है ना मैंने आपको बताया था स्लोप जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है वो उसकी स्लोप होती है. ठीक है, अभी लेटर ऑन हम आपको डेरिवेटिव सिखाए देंगे और उससे भी आपको स्लोप मालूम करना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप W ओवर R है और नेगेटिव साइन क्यों है साथ, क्योंकि आइसो कॉस्ट की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है. अगर आप लेबर ज़्यादा करेंगे तो कैपिटल कम करना होगा. ओके, नाउ ये आपको इससे, इस स्लोप से आपको मालूम हो जाएगा कि द रेट ऑफ एट विच द कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लेबर विद नो चेंज इन कॉस्ट. ओके, क्योंकि आप उसी आइसो कॉस्ट पर रहते हैं तो नो चेंज इन कॉस्ट. ओके, आप सब्स्टिट्यूट करें लेबर को कैपिटल के साथ लेकिन आपकी कॉस्ट ना बदले. ओके, ये आपको स्लोप. चूजिंग इनपुट, वी विल एड्रेस नाउ द मिनिमम कॉस्ट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बाय कंबाइनिंग आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट. आइसो क्वांट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, याद है ना आपको. आइसो क्वांट जो है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताता है. वी चूज द आउटपुट वी विश टू प्रोड्यूस एंड देन डिटरमिन हाउ टू डू दैट एट मिनिमम कॉस्ट. सो आपको याद है ISO quant is the quantity we wish to produce. ISO cost is a combination of capital and labor that gives a set of cost. Okay, now look at this. Q1 is, these are two ISO costs. Third one C0, C1 and C2 is ISO costs. Okay, look at this ISO quant. Okay, now A point के ऊपर ISO cost C1 और ISO quant Q1 टेंजेंट बना रही है A point के ऊपर. It means कि हमें Q1 प्रोड्यूस करने के लिए L1 और K1 हायर करने. ओके, इसके अलावा आप ज़रा गौर कीजिए, देखें कि आपको वही एक ऊपर पॉइंट है, आप देखिए हमें this is a point where iso cost and iso quant are equal and this is another point, right? Q1 is iso quant for output Q1 that there are 3 iso cost line of which 2 are possible choice in which to produce Q1. So this is a possible choice, this is a possible choice and this is a possible choice. Okay, so देखें आप इस चॉइस को और इस चॉइस को और इस चॉइस को कंपेयर करें. ये वाली चॉइस उतनी ही आपको Q1 आउटपुट दे रही है लेकिन कम बजट के साथ, और ये वाला उतनी आउटपुट आपको ज़्यादा बजट के साथ मिल रही है. सो आप क्या चूज़ करेंगे? पॉइंट ए वेयर आइसो कॉस्ट टेंजेंट बना रही है आइसो क्वांट के साथ. ओके, नाउ इनपुट सब्स्टिट्यूशन व्हेन एन इनपुट प्राइस चेंजेस. जब इनपुट की प्राइस चेंज हो तो किस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन. इफ द प्राइस ऑफ लेबर चेंजेस then the slope of iso cost line changes, right? It now takes a new quantity of labor and capital to produce the output. If price of labor increases relative to the price of capital and capital is substituted for labor. Look at this. मैंने ये आपको बड़ी तफसीलन जो है वो बताया था जब मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाया था. ठीक है, आपको याद होगा. ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ये आपका आइसो कॉस्ट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए. L1 और K1 आप लेबर 1 और कैपिटल 1 लगाकर आप Q1 प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ये बेहतर तरीन पॉइंट है जहाँ पर आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट टेंजेंट. अब रिलेटिव प्राइसेस में चेंज हो गई तो आपका इफ द प्राइस ऑफ लेबर राइजेस द आइसो कॉस्ट कर्व बिकम्स स्टीपर ड्यू टू द चेंज इन द स्लोप ऑफ W और L, मीन स्लोप ऑफ आइसो, लाइक दैट. ओके, नाउ हुआ क्या, लेबर की प्राइसेस बढ़ गई. ठीक है,
तो लेबर की प्राइसेस बढ़ने से आप देखें उतने ही पैसे लगाकर आपको पहले से कम लेबर मिल रहा है, तो इसका मतलब है लेबर की प्राइसेस बढ़ गई और कैपिटल की जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। ठीक है, तो आप नए पॉइंट पे, द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ K and L इज यूज्ड टू प्रोड्यूस Q1, कॉम्बिनेशन B इज यूज्ड in place of combination A, right? So combination B here work, okay? So अब K2 और L2 लगाकर हम उतनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये प्राइसेस चेंज हो तो इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। ओके, सो आज हमने कॉस्ट कर्व के कुछ कंसेप्ट्स देखे और उसमें तकरीबन शॉर्ट रन के तमाम कंसेप्ट हमने क्लियर किए और कुछ कॉस्ट के संक कॉस्ट जैसे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे है, ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की और देखा कि उनके बिहेवियर्स के। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को डिस्कस करेंगे और उनके बिहेवियर्स देखेंगे। सो अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।